हाउ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये टॉपिक कवर करता है कि कैसे यूरोप जो है ना एक नेशन स्टेट में बना। वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज नेशन स्टेट एज वेल। नेशनलिज्म आता है मतलब एक जैसे भी कंट्री है, वी कंसिडर आवरसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन कॉल्ड इंडिया। तो उस समय जो नेशनलिज्म नहीं था, उस समय किंगडम के फॉर्म में था और वो नेशनलिज्म के लिए लड़ाई कर रहे थे कि हाउ टू बिकम अ नेशनल स्टेट। तो ये चैप्टर शुरू होता है आपके एनसीईआरटी बुक में विथ अ पेंटिंग। जो आर्टिस्ट था वो थे फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जो एक अपने यूथोपियन विजन के थ्रू एक विजुलाइज कर रहे थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। जो अमेरिका और यूरोप के लोग हैं उसके लिए एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का जैसे स्टेट का एक विजुलाइजेशन है, एक यूथोपियन विजन है। यूथोपियन विजन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट ऑफ सोसाइटी जो एग्जिस्ट करना बहुत दिक्कत है, बिकॉज जैसे राम राज्य हुआ, आइडियल कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट, बट उस समय यूथोपियन विजन था कि उनका विजन था कि उस तरह का कुछ स्टेट बन के आए यूरोप में। तो उस पेंटिंग के थ्रू वो डिपिक्ट किया जाता है कि वो पेंटिंग है जहाँ पे एक लॉन्ग क्यू में लोग जो लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको हॉर्मेज दे के आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक फीमेल फिगर कंसीडर किया था, हमने क्लास 9th में ये पढ़ा है। तो उनके एक हाथ में रहता है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे में होता है चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन, ये उनके पास रहता है। ठीक है, तो वो स्टैचू को लोग हॉर्मेज दे रहे हैं। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे मतलब वो स्टैचू को देके पार किया हुआ है वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड। यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब उनको ऑलरेडी नेशन स्टेट का दर्जा मिल चुका है। और अभी एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जो खड़ा स्टेट दिख रहा है उस पेंटिंग वो है फ्रांस। मतलब वहां पे रेवोल्यूशन चल रहा है और वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द स्टेटस ऑफ नेशन स्टेट, नेशनलिज्म मिलेगा। उसके पीछे फिर जर्मनी है, हंगरी है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज पीछे से हैं। मतलब वो भी उस कतार में है कि आगे जाकर उनको नेशन स्टेट का दर्जा मिले। ठीक है, अब उन पिक्चर में दिखाया गया आगे में एक एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल जो होता है ना उसका रिमेन्स पड़ा हुआ है। एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल हुआ मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम पावर मोनार्की के द्वारा एक्सरसाइज किया जाती थी। हम लोग को ये पता है कि टिल 1789 जो फ्रांस था वो पूरा मोनार्क के थ्रू गवर्न किया था। मोनार्की रूल थी, मोनार्की के सिंबल था क्राउन एंड ऑल, वो नीचे गिरा हुआ। इसका मतलब ये है कि अब वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा समय है जहाँ पे लोग सारे इक्वल हैं। देयर इज नो लाइक ऑल द मैन आर हैविंग इक्वल राइट्स। वो एक दिखाया गया है उस पेंटिंग के द्वारा। ठीक है, चैप्टर शुरू होता है विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्लास 9 में पढ़ा है, विल बी रिवाइजिंग द थिंग कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशन जो यूरोप में आया था वो स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। 1789 में कौन थे? वहाँ के राजा लुइस 16, जो हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में। हमने पढ़ा था कि लुइस 16 जब वहाँ पे राजा थे और लोग जो थे 1789 को हुआ था कि आउटब्रेक हो गया था रेवोल्यूशन का। जो आम जनता थी दे एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग। एक रूमर फैला था इन द सिटी ऑफ पेरिस की राजा जो है दे आर सेंडिंग देयर आर्मी टू ओपन फायर ऑन द कॉमन सिटीजन। उसके रिएक्शंस में लोगों ने अपना पीपुल मलेशिया यानी पीपुल मिलिट्री बनाई एंड दे अटैक द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बर्ड्सली और वहाँ से फिर रेवोल्यूशन शुरू हुआ। उसके बाद फिर राजा को एक संधि पर साइन करना पड़ा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, फिर रिपब्लिक बना, फिर डिक्टेटरशिप आया। वो पूरा हमने पढ़ा है, वो सिस्टम चला उसी हिसाब से। तो जब रेवोल्यूशन आया उसके बाद हुआ क्या कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस केम इन फ्रांस आफ्टर रेवोल्यूशन। अब क्या था? पहले क्या था कि सारा पावर था मोनार्क के पास। नाउ दैट पावर हैज बीन शिफ्टेड, जो सोवरेनिटी थी, पावर थी, वो शिफ्ट हो गया टू द इलेक्टेड मेंबर्स। नेशनल असेंबली बनती थी। इलेक्टेड मेंबर कौन थे? जो आदमी चुन के भेजते थे। अब वो कह रहे थे डेस्टिनी, जो भी रूल्स बनता था, जो भी रेगुलेशंस था, वो उनके हाथ में आ गया। ठीक है, फ्रॉम द और ये जो जब ये हुआ था रेवोल्यूशनरी चेंज, तो आदमी रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। जब रेवोल्यूशन हुआ कि भाई राजा अब हट गया, राजा इज नॉट देयर एंड नाउ द पीपल विल इलेक्ट सम पीपल एंड दे विल नाउ फर्दर गवर्न द कंट्री।
बट ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज को इनकलकेट करने में, इंट्रोड्यूस करने में हर आदमी में, एक कॉमन सिटीजन, बिना जब तक एक जन प्रतिनिधि नहीं होगा, एक जनता मतलब एज अ होल अगर नहीं किसी चीज़ के लिए लड़ रही है तो कोई भी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और उस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने सर्टेन प्रैक्टिसेस डेवलप किए थे टू डेवलप द सेंस ऑफ कॉमननेस। पहले क्या था कि लोगों में कॉमननेस का सेंस आएगा तब तो एक साथ लड़ेंगे, अगर डिफरेंस रहेगा तो लड़ाई होगा नहीं। तो सेंस ऑफ कॉमननेस, सेंस ऑफ एक सिंगल आइडेंटिटी बनाने के लिए सर्टेन चीज़ें, सर्टेन मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किया गया था रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। क्या क्या किया गया था? ला पैट्री एंड ली सिटियोन, मतलब हुआ ला पैट्री मतलब हुआ फादरलैंड, ली सिटियोन मतलब हुआ सिटीजन, मतलब एक कंट्री फादरलैंड और उसके सिटीजन का आइडिया एम्फेसाइज किया गया था टू ब्रिंग अ यूनाइटेड नेशन। नेशन जो एक यूनाइटेड नेशन होगा जो सब जनता को इक्वल राइट्स मिलेगा। जो हमने पढ़ा था कि फ्रांस में सबको राइट्स इक्वल नहीं था। फ्रांस की सोसाइटी आपको याद होगा कि 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहला था क्लर्गी, फिर नोबेलिटी एंड फिर थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी लेकिन सबसे कम उनको प्रिविलेज मिला हुआ था, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। राजा का फ्लैग ऑलरेडी था, एक मोनार्क का फ्लैग था, मोनार्क को फ्लैग को रिप्लेस किया गया विद अ फ्रांस न्यू फ्लैग ट्राई कलर फ्लैग के साथ, ठीक है। नेशनल असेंबली इलेक्ट की, जैसे हमने बताया कि अब क्या हुआ था रेवोल्यूशन के बाद कि लोग इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली। एक्टिव सिटीजन जो होते थे वो वोट देते थे और उसमें जो टैक्स सबसे ज़्यादा पे करता था वो लोग बनते थे। नेशनल असेंबली में बाद में हुआ कि भाई नेशनल असेंबली में हर जो आदमी 21 साल से बड़ा है, जो मेन है, दे कैन ऑलवेज वोट, ये सिस्टम चला। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर अबॉलिश्ड। जब नेपोलियन आया तो इंटरनल रेवोल्यूशन में यही हुआ था कि फेडरल ड्यूज और बाकी टिप्स जो है वो अबॉलिश हुआ था। नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जो वजन पहले क्या होता था कि अब जैसे अभी हम लोग समझते हैं कि किसी चीज़ का वजन अगर 1 kg यहाँ है तो वो कहीं भी चल जाओ वर्ल्ड में सेम रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन वेर कॉमन, बट उस समय वैसा नहीं था। नेपोलियन के आने के बाद वो चीज़ हुआ कि यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटाई दी गई थी, जिससे आम जनता, लोकल बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को फायदा हुआ। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि जो भी रीजन में है अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते थे, तो कॉमननेस नहीं आता था। तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया कि भाई जो बोलने चाल की भाषा होगी वो फ्रेंच होगी और लिखने में पेरिस लिखा जाएगा, पेरिस की भाषा लिखी जाएगी। ये इंट्रोड्यूस हुआ। हाइम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन। These are the things that was introduced by the revolutionaries after French Revolution. Before French Revolution, just to inculcate the idea of commonness. From the beginning only, जो revolutionaries जो है वो conquer कर लिया था फ्रांस को. Now they wanted to spread the idea of nationalism to the Europe, full Europe. एंटायर यूरोप को वो अब नेशन स्टेट बनने में हेल्प करना चाह रहे थे। वो तो प्लेज लिए कि भैया विल बी हेल्पिंग द कंप्लीट यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट। अब इसके बाद क्या हुआ है कि जो डेवलपमेंट हुआ फ्रांस में जो डेवलपमेंट हुआ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के थ्रू, रेवोल्यूशन आया और मोनार्की को हटा करके नाउ सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव हेड बनने लगा स्टेट का। ये न्यूज़ अब धीरे धीरे बाकी सिटीज़ ऑफ यूरोप में फैलने लगी। तो लोग क्या करने लगे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था या जो स्टूडेंट्स था, वो लोग वहाँ भी जैकोबिन क्लब बनाने लगे। तो जैकोबिन क्लब क्या था हमने पढ़ा था 9th में। जैकोबिन क्लब एक तरह का आइडियोलॉजी था जो यहाँ पे गरीब लोग, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं शायद उस जगह के, वो लोग मिल करके एक जगह मिल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो मोनार्क है, जो हेड है, उसके बनाए हुए पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है कॉमन आदमी के लिए। वो जैकोबिन क्लब एक तरह का एरिया था जहाँ पे जो लोग अंडर प्रिविलेज थे वो अपने आप को रखते थे अपनी बातों को, और वो एक फीलिंग फिर डेवलप होती थी अक्रॉस द नेशन, वो बनने लगा। तो ये सब जो कंपेन चलने लगा ना बाकी जगहों पे, तो वो फ्रेंच आर्मीज को हेल्प किया टू गेट इनटू द बॉर्डर्स ऑफ द क्रॉस द बॉर्डर्स और वहाँ अटैक करने में। तो उसमें दे मूव्ड इनटू बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, वे लोग को किए। और ये जो आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशनरी वार का ना, इससे क्या हुआ कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड करने लगा पूरे यूरोप में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वी नो कि नेपोलियन के थ्रू नेपोलियन कंकर्ड मेनी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस
अपार्ट फ्रॉम फ्रांस, क्रॉस फ्रांस। तो अब क्या हुआ कि वाइड टेरिटरी नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था। तो वहाँ पे जिस टेरिटरी में नेपोलियन कब्जा किया, उस टेरिटरी में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो फ्रांस में लाया था वो रिफॉर्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो लोग जो गरीब थे, जो मेजोरिटी लोग थे, उनको फ़ायदा दिखने लगा उससे, वो खुश हुए। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन खुद जो है जब वो आया था पावर में, तो ही अबॉलिश्ड द डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके अब और फिर से वो एक लाया था सुप्रीम पावर, मतलब डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग वो लाया था। और लेकिन उसने क्या किया था ना कि सारा चीज़ चेंज किया था, बट जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, उसको रहने दिया था, बिकॉज वो फील कर रहा था कि इससे जो काम करने का तरीका है वो ज़रा स्मूथन हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को भी वो था जो किया हुआ था, वो सारा चीज़ रहने दिया था वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि ये कोड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो इम्प्लीमेंट किया नेपोलियन, उसको बोला जाता था नेपोलियनिक कोड, जो 1804 में वो इम्प्लीमेंट किया था। उसमें क्या क्या चीज़ था, वो रिमूव कर दिया था प्रिविलेज बाय बर्थ, जो प्रिविलेज मिलता था क्लर्गी को, नोबैलिटी को बाय बर्थ, वो रिमूव कर दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब आदमी इक्वल थे, चाहे वो कोई भी तकबा का आदमी हो, कोई भी स्टेटस का आदमी हो, दे आर इक्वल बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने बराबर थे। सिक्योर राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या था कि सबसे बड़ा फियर था मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास को कि पहले क्या था कि मोनार्क में राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट देयर, लाइक एवरीबॉडी वाज नॉट फ्री टू बाई प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर क्लास का ही रहता था और वो कभी भी ले सकता था। बट नेपोलियन ये इंश्योर किया कि राइट टू प्रॉपर्टी हो, जो बिजनेसमैन है, जो स्मॉल जो है, जो भी है प्रॉपर्टी जिनका भी है, वो उनके पास सिक्योर्ड रहे। एबॉलिशन किया फ्यूडल ड्यूज को, नेपोलियन आने के बाद जितना फ्यूडल ड्यूज था वो अबॉलिश कर दिया, और वो ये भी कह दिया जो लेबर्स और जो थे उसको सर्फडम, यानी कि जो स्लेवरी काइंड ऑफ थिंग होता था, बंधुआ मजदूर, उससे भी फ्री किया। ये सारा चीज़ फिर फ्रीडम, ये सारा चीज़ रिफॉर्म जो है वो नेपोलियनिक कोड से आया। तो तुमने पढ़ा कि नेपोलियनिक कोड जो भी कैप्चर्ड एरिया था नेपोलियन या फ्रेंच आर्मीज़ का, उस वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तर्ज पे नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ ना कि जिस एरिया में फ्रेंच आर्मी ने कंकर्ड किया था, जिस रीजन को, वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन फेल्ट कि उनको कुछ अच्छा चीज़ मिला है, बिकॉज टैक्स बेनिफिट वो था, ड्यूज, जो टेरिटरी ड्यूज था वो एबॉलिश हो गया था, वेट एंड मेजरमेंट यूनिफॉर्म हो गया था, तो कुछ फ़ायदा हो रहा था। बट ये रिएक्शन मिक्स था जहाँ भी नया टेरिटरी जो कैप्चर किया था। रीज़न क्या था कि इनिशियली जो है ना, जब फ्रेंच आर्मी कैप्चर कर रहा था एरियाज़ को, तो दे वर कंसिडर्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, बट द इनिशियल जो इंथुजियाज्म था लोगों का, वो सून बिकेम हॉस्टाइल। रीज़न बीइंग कि उनको लग रहा था कि दे आर गेटिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म का प्रिविलेज मिल रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है, जो ज़्यादा खराब लग रहा था। हॉस्टाइल रीजन का दूसरा रीजन, हॉस्टाइल होने का दूसरा रीज़न था कि इंक्रीज हो गया था टैक्सेशन वर इंक्रीज, सेंसरशिप लागू हो गया था। सेंसरशिप मतलब होता है कि कोई भी प्रिंट मीडिया या किसी एक्सप्रेशन को, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थ्रू प्रिंट मीडिया वाज बैंड। हर चीज़ को स्क्रूटनी होना होगा राजा के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ऑफ द टॉप लीडर कि क्या छपना है, क्या नहीं छपना है। इसके अलावा सिंस फ्रेंच आर्मी वाज ऑन अ रेगुलर मूव टू कॉन्कर न्यू एरियाज, न्यू टेरिटरी, तो उनको हमेशा आर्मी में ज़रूरत होती थी आदमियों की। तो उनके चलते क्या होता है, दे आर फोर्स कॉन्क्रप्शंस ऑफ फ्रेंच इनटू द फ्रेंच आर्मी। जिस एरिया को कॉन्कर करते थे वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में एडमिट करवाते थे। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नया सब टॉपिक यही है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो नेशनलिज्म वर्ड है, दिस इज एन आइडियोलॉजी एंड दिस मीन्स ये नेशनल, एक नेशन स्टेट बनने का फीलिंग। नेशनलिज्म कैसे हुआ यूरोप में, उससे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट होता क्या है? नेशन स्टेट है ना, नेशन स्टेट इज वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन and not only its ruler develop the sense of common identity and share common history।
पहले क्या होता था कि राजा राज्य को कनकर करता था, जीतता था और वहाँ पे उस किंगडम का विस्तार वहाँ हो जाता था। इंडिया में भी पहले वही होता था, हर जगह वही हो रहा था कि स्मॉल किंगडम्स थे और जो किंगडम्स थे वो दूसरे राजा को हराते थे और उनके राज्य को जीतते थे और वहाँ राज करते थे। तो होता ये है कि जब एक राजा अपने एक मान लो कि एक एरिया है, ये इसका राजा हम ये है और ये इस एरिया के राजा को हरा करके इसमें भी किंगडम किया, ये किंगडम एक हो गया। तो जब ये किंगडम एक हो गया तो यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, तो नेशन स्टेट कभी नहीं होगा। नेशन स्टेट होने के लिए जरूरी है कि सारे आदमी जो हैं, खाली राजा नहीं, क्योंकि राजा कॉमन है दोनों में, लेकिन राजा के लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल हैं, दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक कल्चर्स। तो जब स्टेट अगर बनना है, नेशनल स्टेट बनना है, तो आपको ये एज अ होल एक फीलिंग आनी चाहिए, सिर्फ राजा को नहीं। तो उनको एक आइडेंटिटी होना चाहिए, फीलिंग, एक कॉमन हिस्ट्री और कल्चर का डिसेंट होना चाहिए, ये सब जरूरी है। लेकिन 18th सेंचुरी जब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म शुरू हुआ था यूरोप में, तो यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था क्या वहाँ पे? स्मॉल किंगडम थे, किंगडम था, उससे छोटा होता है कार्टन्स, उसके डचेस थे, इस टाइप से बटा हुआ था पूरा यूरोप। और वहाँ पे क्या फाइट था कि हर छोटा छोटा रीजन के लोग, हर जगह ये होता था, हर छोटे छोटे रीजन के लोग का लैंग्वेज अलग था, उनका एथनिक सेंस अलग था, वो एथनिक अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये एक फाइट था। और नेशन स्टेट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आइडेंटिटी के लिए एक होना जरूरी है, एक आइडेंटिटी मानना जरूरी है कॉमन आदमी को। तो उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज था नेशनल स्टेट बनने में ये कि वहाँ पे लोगों का लैंग्वेज अलग था हर आदमी का। जैसे एग्जाम्पल एक दिया गया है हर्सबर्ग एम्पायर, आपके स्कूल आपके एनसीईआरटी बुक में। हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ क्या फाइट था ना, ये हैब्सबर्ग एम्पायर एक पैचेज था, मतलब राजा ये जीता, वो जीता, वो जीता, वो जीता करके रीजन जीता हुआ था, जिसमें अपना कॉमन आइडेंटिटी नहीं था। राजा एक था लेकिन अलग अलग तरह के लोग पे राज कर रहा था। जैसे इट रूल्स ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो भी प्रेजेंट में ऑस्ट्रिया और हंगरी है उस रीजन को वो रूल करता था। इट वॉज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन एंड पीपल। वो राज्य था हैब्सबर्ग एम्पायर, वो एक पैचवर्क था डिफरेंट रीजन और पीपल का। जैसे अब ये समझो क्या क्या दिक्कत था, वहां पे जो अल्पाइन रीजन के लोग थे वो जर्मन बोलते थे, इटालियन रीजन के लोग इटालियन बोलते थे, हंगरी के लोग जो थे वो मैंग्यार बोलते थे, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी स्पोक मैंग्यार। गैलिसिया के लोग पॉलिश बोलते थे। तो सच डिफरेंस डज नॉट इजीली प्रमोट सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, एक फाइट था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फिर नेशनलिज्म का वो डेवलप हुआ। तो हम लोग पढ़े कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या हुआ, क्यों दिक्कत था। हैब्सबर्ग एम्पायर का हम लोग अभी पढ़े एग्जाम्पल। अब ये समझो कि फिर भी नेशनल स्टेट क्यों बना, ये समझना है कि उतना प्रॉब्लम था, रीजनल डायलेक्ट्स अलग था, एथनिक कल्चर अलग थी, फिर भी नेशन स्टेट बनने में क्या क्या फैक्टर हेल्प किया नेशनलिज्म ऑफ यूरोप को, नेशनलिज्म इन यूरोप बढ़ाने में, आइडियोलॉजी को। हाउ डिड नेशनलिज्म और द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन यूरोप। उतना होने के बाद भी द फैक्टर दैट वर्ल्ड वाज, उस समय का सोशल स्ट्रक्चर था एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म, ये हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज न्यू कंजर्वेटिज्म, एंड द रिवोल्यूशनरीज जो रहते हैं हमेशा ही। ठीक है, ये फैक्टर था जो उस समय वर्क किया था टू डेवलप द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और या नेशन स्टेट बनने में यूरोप में हेल्प किया था। द फर्स्ट पॉइंट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसीज में क्या था, एरिस्टोक्रेसी होता है जनरली वो लोग जो हम लोग पढ़े जिसका काफ़ी सारी ज़मीन है, दे यूज्ड टू टेक टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो क्या था एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स वो थे जो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी उस समय डोमिनेट करती थी यूरोप को। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ कि जमींदार जैसे हम लोग अभी सुनते हैं, उस समय वो थे जो यूरोप में को डोमिनेट करते थे। जनरली उनके पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन जायदाद होता था और वो शहर में रहते थे। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो एक दूसरे से टच में रहते थे, एक दूसरे से जो बात होती थी, जो लैंग्वेज स्पोक करते थे, जो बात होती थी अक्रॉस द यूरोप, वो जनरली फ्रेंच यूज करते थे।
फ्रेंच यूज करते थे, यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के पर्पस में दे यूज टू स्पीक फ्रेंच। उनकी फैमिली टाइज होती थी, जैसे हमने पढ़ा था कि लुई 16 की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी उनकी, शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से उनका शादी। तो वो दे आर बीइंग अटैच, जो फैमिलीज ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स है ना, वो एक दूसरे से अटैच थे बाई फैमिली, बाई मैरिजेस टाइज से दे वर अटैच टू ईच अदर। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोस्ट पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स थे उस समय, वो उनका पॉपुलेशन बहुत कम था। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो ओवरऑल पॉपुलेशन डायनामिक्स था उस समय का, उसमें एरिस्टोक्रेट सबसे पावरफुल थे, बट उनका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डायनामिक्स में बहुत कम था। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स की। ठीक है, ये उस समय का डायनामिक्स था। अब पढ़ते हैं हम लोग मिडिल क्लास। उस समय एक नया क्लास इमर्ज हो गया था, वो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या था? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना फ्रांस में और जर्मनी में, वो आया था 19th सेंचुरी को, अर्ली 19th सेंचुरी में आया था। ऑल्दो बाई 18th सेंचुरी इंग्लैंड में आ चुका था, बट जर्मनी और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इन 19th सेंचुरी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नया तरह का कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ। कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है ना, जनरली उससे पहले क्या था, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो आर्टिशियन थे, पीजेंट्स थे, अनएडुकेटेड थे, कम पढ़े लिखे थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नया क्लास, एक नया ग्रुप का ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ? लीड टू द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लास whose existence was based on the production and marketing। मतलब कि जो एक नया क्लास है जो पूरी डिपेंडेंट था मार्केट पे, प्रोडक्शन पे और मार्केट पे। ठीक है, तो ये न्यू सोशल ग्रुप जो था उसमें कौन थे? एक था मिडिल क्लास और दूसरा था वर्किंग क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन थे? मिडिल क्लास किनको बोला जाता था? न्यू मिडिल क्लास। उसमें बिजनेसमैन आते थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, उसमें प्रोफेशनल्स आते थे। दे वर न्यू, वो पढ़े लिखे भी थे, उनके पास पैसा भी था। तो जब एक आदमी पढ़ा लिखा है और पैसा है तो उस पर जो अत्याचार या जो भी उस समय जो एरिस्टोक्रेसी का जो डिमांड था या ऑटोक्रेसी थी उस समय, वो बर्दाश्त नहीं करते। दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबरल होना चाहिए, बाकी चीज जैसे यूनाइट एक नेशन होना चाहिए, एबॉलिशन होना चाहिए। मतलब दे डिमांडेड द नेशन यूनिटी, नेशनल यूनिटी का डिमांड सबसे पहले लिबरल मिडिल क्लास ने ही किया था। ठीक है, और उनको सबसे ज्यादा खलता था, जैसे मैंने बताया कि एबॉलिशन उन्होंने डिमांड किया था, एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेज गिवन टू एरिस्टोक्रेट्स। उन्होंने ये डिमांड किया था कि भैया जो है सबको बराबर कमा खा रहे हैं, वी ऑल आर इक्वल। तो जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है एरिस्टोक्रेट को क्यों मिला हुआ है जबकि ऑल आर इक्वल? तो वो डिमांड करते कि ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो एरिस्टोक्रेट से हटे। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी था वो क्या होता है? लिबरल मीन्स फ्री, लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो अब जो न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुआ था, जो मैंने लास्ट हम लोग पढ़े थे, तो न्यू मिडिल क्लास क्या है? वो लिबरलिज्म उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो वो जैसे हमने बताया था कि उन्होंने डिमांड किया था कि भैया जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिला उसको हटाना चाहिए। वो चाह रहे थे कि सब इक्वल रहें लॉ के सामने। तो वो नया पॉलिटिकल स्फीयर में क्या चाह रहे थे? पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी वाले लोग थे, लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी वाले लोग चाह रहे थे कि एम्फेसाइज कर रहे थे वो गवर्नमेंट बाई कंसेंट। मतलब मोनार्की हटेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो बाई कंसेंट ऑफ द पीपल बनेगा। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो पहले से डिमांड कर रहे थे वो। क्लैरिकल मतलब जो हमने क्लर्गी पढ़ा था, तो क्लर्गी का वो डिमांड कर रहे थे ऑब्जेक्ट। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, वही है। वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाइंडिंग रहे और लोग जो हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, बट ये सारा डिमांड पॉलिटिकली कर रहे थे, पर वो नहीं डिमांड कर रहे थे क्या? वो सफेज नहीं मांग रहे थे। सफेज मतलब होता है राइट टू वोट। जैसे हमने कहा था, देखा था पिछले साल कि राइट टू वोट सबको नहीं मिला हुआ था, और वो मिडिल क्लास भी राइट टू वोट के फेवर में नहीं था। सबको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर में वो क्या चाह रहे थे? इकोनॉमिक स्फीयर में वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्री मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज का। जो वहाँ पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था, मतलब कस्टम ड्यूटीज लगते थे
हर प्रोडक्ट को आगे जाने में। जैसे या वेट एंड मेजरमेंट जो था वो वेरी करता था, जैसे एल है। एल एक एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी बुक में, वो है कि मेजरमेंट ऑफ क्लोथ होता है एल उस समय, और वो वैल्यू जो एल का था वो हमेशा वेरी करता था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेसमैन टू डू बिजनेस विथ सच अ वेरिएशन इन मेजरमेंट्स। ठीक है, उसमें एक और एग्जाम्पल दिया कि जॉल्वेरियन एक बना था, जो जिससे आदमी खुश हुए थे, जो लिबरल थे, वो था क्या है, अ कस्टम यूनियन बना था। ये क्या होता है, अ कस्टम यूनियन है, ये इनिशिएटिव था आपका फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंड बाय द जर्मन स्टेट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स को ज्वाइन किए थे। इसमें क्या कहते, जो वो यूनियन बनाए थे, यूनियन में ये पैक्ट साइन हुआ था कि जो कस्टम बैरियर्स था उसका ड्यूटीज अबॉलिश किया जाएगा, और जो करेंसीज था, 39 करेंसीज था, अलग अलग जगह का अलग अलग करेंसी, तो उन्होंने कॉमनली करेंसी को रिड्यूस कर दिया था 2 में, ताकि बिजनेस एक्सपेंशन होता रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों हुआ था, बिजनेस पॉलिटिकल और बिजनेस फेयर में क्या काम हुआ था। सो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली वर्कड इन मेकिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सक्सेसफुल, कैसे आया था फीलिंग। उसी दौर में हम लोग पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्यों है? कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में ये हो रहा है कि 1815 को एक मेजर इवेंट हुआ था यूरोप में, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट वाज बीइंग डिफीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ अलाइज ऑफ अ कंट्री, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया मिल करके हराया था नेपोलियन को। और उसके हराने के बाद एक फीलिंग, जो स्पिरिट ऑफ, जो आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन ना, तो यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? Conservatism is an ideology which believed to establish traditional institution like monarchy, church, etc. मतलब जो ओल्ड रिजिम में हो रहा था, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो समय जैसा था रिजिम वैसा याद करो, उस टाइप का फिर से सोसाइटी पूरा सिस्टम डेवलप करना चाह रहे थे। ऑल्दो कंजर्वेटिव जो थे वो एक चीज़ पे पिछला प्री रिवोल्यूशनरी चीज़ें नहीं लाना चाहते थे, वो थे स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को वो नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज सोशल चेंजेस जो इनिशिएट किया था नेपोलियन, उससे उनको लग रहा था कि स्टेट को मोर एफिशिएंट और पावरफुल बनाया जा सकता है, इसलिए वो सोशल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते थे। बाकी जो था, मोनार्क था, मोनार्क आए फिर से, जैसे क्लर्गी था, वो सब सिस्टम था, वो सब रहे, ड्यूज के बारे में नहीं रहे। और फिर चर्च फिर से आए, जैसे हमने सुना था कि चर्च को हटा करके बैरक्स बना दिया गया था नेपोलियन के टाइम में, वो चर्च नहीं रहा, फिर से चर्च वापस लाया गया। ये सारा चीज़ें वापस आई, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है, जो वो लोग का पास प्रॉपर्टी था उसको ले लिया गया था चर्च का, वो प्रॉपर्टी वापस दी गई चर्च को, ये सब चीज़ फिर से आया गया। तो ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना आया था 1815 में ही। ट्रीटी ऑफ वियना वॉज देयर इन 1815। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, इस ट्रीटी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इनफैक्ट मेट इन वियना, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था वो था ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर। ये उस समय ऑर्गेनाइज किया था ये पूरा मीटिंग को। इस ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि जो जो चेंजेस लाया है गया था ड्यूरिंग नेपोलियन एरा, उसको फिर से अनवाइंड करने के लिए, फिर से उसी चीज़ को वापस उसके पहले जो था, नेपोलियन एरा के पहले उस स्थिति में लाने का पर्पस था। तो वहाँ क्या क्या हुआ? वहाँ पे ये हुआ, जैसे फ्रांस में बॉर्मन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड। हमने पढ़ा था कि बॉर्मन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द रेवोल्यूशनरी, और नेपोलियन को हटा दिया सारा चीज़ को और वापस अपना डिक्टेटरशिप लाया। जब नेपोलियन को हराया गया तो वापस फिर से बॉर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? अब इनको पता था कि फ्रांस में हुआ क्यों था कि फ्रांस में विस्तारवाद हुआ था, तो उसको फ्यूचर में फिर से फ्रांस के द्वारा किसी और के द्वारा अटैक करके आगे नहीं बढ़ा जाए, तो उन्होंने क्या किया ना कि सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट किया गया ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, उसके लिए क्या किया, नॉर्थ में नीदरलैंड को लाया गया, नॉर्थ में फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड को सेट किया गया, इंक्लूडिंग बेल्जियम। इसमें बेल्जियम इंक्लूड करके नॉर्थ में रखा गया। उसके वेस्ट में प्रूशिया वाज गिवन सर्टेन एरियाज, न्यू टेरिटरी दिया गया। ईस्ट में ऑस्ट्रिया वाज गिवन
नॉर्दर्न इटली, यहाँ पे जो है ना इसके ईस्ट में ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली देकर सेट किया गया, और साउथ में क्या किया ना, पिडामेंट जो था एक साउथ में पिडामेंट वाज इंक्लूडेड इन जिनुआ के साथ पिडामेंट को इंक्लूड किया गया, यहाँ साउथ में सेट किया गया। मतलब उसको चारों तरफ से फ्रांस को बाउंड्रीज कर दिया गया ताकि वो फ्यूचर में किसी तरफ एक्सपैंड नहीं कर सके। इसके अलावा इस ट्रीटी में क्या हुआ कि रशिया को मिला पोलैंड, और प्रूसिया को एक सैक्सोनी करके एक स्टेट है वो मिला, ठीक है। कंजर्वेटिव जो था वो पर्टिकुलरली ऐसा रेजिम था जो बहुत ऑटोक्रेटिक था। मतलब ऑटोक्रेटिक मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल बोलने वाला, मतलब उसमें किसी का सुनना नहीं है, जो सोच रहा है जो कर रहा है वही होगा, इस टाइप का रेजिम था। तो दे डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, एक भी क्रिटिसिज्म अपना टॉलरेट नहीं करते। दे कर्व द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी क्वेश्चन कर सकता है लेजिटिमेटी को ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को, उसको वो कर्व डाउन कर देते थे। उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था। सेंसरशिप अगेन आई हैव एक्सप्लेन इन द पास्ट समय बताया मैंने कि वो होता है कि भाई फ्री जो राइट टू फ्रीडम होता है फॉर एक्सप्रेशन थ्रू प्रेस, उसको सेंसर्ड किया गया था। ये सारा चीज़ लाया था ये लोग, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे द रेवोल्यूशनरीज। ये आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का नेक्स्ट सब टॉपिक है। मतलब जो फैक्टर्स था जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में काम आया था इन यूरोप, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को जो फैक्टर इफेक्ट किया था वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो उसमें जो रेवोल्यूशनरीज का रोल था वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जाने कि रेवोल्यूशनरी था क्या, उस समय रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या था। उस समय रेवोल्यूशनरी का मतलब वो था कि जो भी आदमी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट सेट हुआ था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, उसको अपोज करता है और स्ट्रगल करता है फ्रीडम के लिए, वो रेवोल्यूशनरी कहलाता था। तो रेवोल्यूशनरी का उस समय डेफिनेशन ये था। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ कंजर्वेटिज्म फियर ऑफ सप्रेशन पूरा फैल गया था समाज में, कि जो भी अथॉरिटी को चैलेंज करता था वो लोग सप्रेस करता था, कब डाउन कर देता था। तो इसलिए अब क्या हो रहा था कि रेवोल्यूशनरीज थे सोसाइटी में, लेकिन सामने आके नहीं कर रहे थे। दे आर वर्किंग एज अ सीक्रेट सोसाइटी। तो बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गया था रेवोल्यूशनरीज का, जो बाकी रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रहे थे और अपना आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो फैला रहे थे। उसी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है जो यूरोप के रेवोल्यूशनरीज में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो है ग्यूसेप्पी मैज़ेनी। ही वॉज एन इटालियन बेसिकली। तो ही वॉज बॉर्न इन 1807 एंड बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसके मेंबर बने थे। उनको फिर क्या हुआ कि बाद में अटेम्प्ट किए थे वो लिंग्वारा को में रिवोल्ट का, और उसके सजा में ही वॉज बीइंग सेंट टू एक्साइल। ये हुआ था उनके साथ। सब्सिक्वेंटली ही फाउंडेड अप 2 सीक्रेट सोसाइटीज़, एक था यंग इटली इन मर्सिडीज और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द सीक्रेट सोसाइटीज दैट वाज बीइंग फाउंडेड बाय ग्यूसेप्पी मैज़ेनी, ठीक है। ही बिलीव्ड कि गॉड इंटेंडेड द नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उनको ये बिलीव था, ये आइडियोलॉजी थी उनकी, और वो मानते थे कि इटली पैचवर्क ऑफ किंगडम्स में नहीं हो सकता है। नेशन स्टेट तभी बनेगा जब सारा पैचवर्क मिलकर एक हो जाए। ये इंपॉर्टेंट था जो मांगते थे। उनके मॉडल को फॉलो करते हुए बाकी जगह भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ये सब सारा तो उस समय थे ना, वो जो कंजर्वेटिव्स का गवर्नमेंट सब जगह था, तो सब जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप करने लगा, ठीक है।